चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे लंबे लिखे हुए संविधान यानी भारत के संविधान को बदलने के तरीके पर। ये प्रक्रिया जितनी जटिल है उतनी ही दिलचस्प भी। तो सीधे इसी में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई नियमों की किताब नहीं है, इसे एक जिंदा दस्तावेज की तरह समझना चाहिए। इसकी जड़ें इतिहास में तो हैं, लेकिन इसे बनाया ही ऐसा गया था कि ये वक्त के साथ बदल सके और देश के साथ साथ विकसित हो सके। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और इतने जरूरी दस्तावेज को आखिर बदला कैसे जा सकता है? क्या ये काम आसान है या फिर लगभग नामुमकिन? देखिए, ये प्रोसेस बिल्कुल सीधा नहीं है और ऐसा जानबूझकर किया गया है। संविधान बनाने वालों ने इसे बदलने के लिए 3 अलग-अलग रास्ते बनाए। हर रास्ते की मुश्किल अलग है, ताकि जो छोटे-मोटे बदलाव हैं वो आसानी से हो जाएं। लेकिन जो बुनियादी और बड़े बदलाव हैं, उनके लिए बहुत गहरी सोच विचार और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहमति ज़रूरी। इन तरीकों में एक है सिंपल मेजॉरिटी, जो बिल्कुल एक आम कानून पास करने जैसा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा जटिल प्रोसेस भी है जिसमें न सिर्फ संसद बल्कि देश के आधे राज्यों की विधानसभाओं की भी मंजूरी चाहिए होती है। अच्छा, ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। सिंपल मेजॉरिटी रोज़मर्रा के कामों के लिए है, जैसे नए राज्य बनाना। लेकिन जैसे ही बात मौलिक अधिकारों जैसी बड़ी चीजों पर आती है, तो चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, जिसे हासिल करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। और अगर मामला देश के संघीय ढांचे से जुड़ा हो, जैसे जीएसटी या राष्ट्रपति चुनाव, तब तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आधे राज्यों की हाँ भी चाहिए। ये एक तरह का बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है। और ये मत सोचिएगा कि संशोधन की ये ताकत सिर्फ कागजों पर है। इसने तो सच में कई बार भारत का नक्शा ही बदल दिया है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। यहाँ कुछ बड़े उदाहरण हैं। 1956 में 7वें संशोधन ने भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाया, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था। फिर 1966 में 18वें संशोधन ने पंजाब एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बांट दिया, और 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ये सब कुछ मुमकिन हुआ संविधान में संशोधन के जरिए। लेकिन जैसा कि हर बड़ी ताकत के साथ होता है, इसका इस्तेमाल हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं। ये एक बड़े राजनीतिक संघर्ष का केंद्र भी बन सकती है, जैसा कि 1970 के दशक में भारत के एक सबसे विवादित दौर में हुआ। साल था 1976। देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, एक ऐसा वक्त जब नागरिकों की आज़ादी पर पाबंदी थी। ठीक इसी माहौल में 42वां संशोधन पास हुआ, जिसने संविधान के अंदर एक दो नहीं बल्कि पूरे 59 अलग अलग विषयों को बदल डाला। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये संशोधन इतना बड़ा था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा। आलोचकों ने कहा कि इसने तो संविधान की मूल आत्मा को ही बदल दिया है। जैसा कि एक मशहूर कोट में कहा गया, ऐसा लगा मानो संविधान का गला घोंट दिया गया हो। ये स्लाइड असल में दिखाती है कि राजनीति में शक्ति का संतुलन कैसे काम करता है। जैसे ही सरकार बदली, उन्होंने 44वां संशोधन पास किया, जिसका एक बड़ा मकसद 42वें संशोधन के कई विवादित बदलावों को पलटना था। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 6 साल से घटाकर वापस 5 साल कर दिया गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की ताकत दी गई। ये एक असली राजनीतिक खींचतान थी, जो संविधान के पन्नों पर लड़ी जा रही थी। तो 42वें और 44वां संशोधन का ये पूरा किस्सा हमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के एक केंद्रीय सवाल पर ले आता है, शक्ति का संतुलन। तो संशोधन करने की इस अपार शक्ति पर आखिरी लगाम किसकी है? इसका जवाब है चुनाव के दौरान लोगों की शक्ति। जैसा कि ये शक्तिशाली कोट कहता है, हमें जो कुछ मिला है इस देश में वो तभी मिला है जब वो इलेक्शन था। मतलब नेता कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आखिर में उन्हें जनता का सामना तो करना ही पड़ता है। अंत में सारी बात घूम फिरकर मतदाताओं पर ही आ जाती है। एक सरकार संविधान में बड़े से बड़े बदलाव कर सकती है, लेकिन आखिरकार उसे लोगों के सामने जवाब देना होता है, जो या तो उसके काम पर मोहर लगा सकते हैं या उसे सत्ता से बाहर कर सकते हैं। तो हम इस आखिरी विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। किसी भी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने जैसा है। ये एक देश को वक्त के साथ बदलने की ताकत तो देता है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि कोई एक संस्था बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। ये हर लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल है। आप मजबूत फैसले लेने वाली सरकार की जरूरत और असीमित शक्ति के खतरे के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर पीढ़ी को खुद तलाशना होता है।